मैं एक विधवा औरत थी, अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। हमारी आमदनी का जरिया कपड़ों की सिलाई था। मैं और मेरी बेटी औरतों के कपड़े सिलाई करती थी। मोहल्लेदारों के अलावा और भी बहुत से लोग हमसे अपने कपड़े सिलाई करवाने आते थे, क्योंकि मैं सिलाई के हर फन में माहिर थी। मैं ऐसे डिजाइन बनाती कि लोग देखकर दंग रह जाते थे, और सिलाई के पैसे भी जायज ही लेती थी। एक दिन मेरे घर का दरवाजा बजा और एक अमीर औरत हमारे घर में दाखिल हुई। मुझसे कहने लगी कि वो एक बुटीक चलाती है, अगर मैं उसे कपड़े सिलाई करके दूं तो दुगनी सिलाई देगी। मैं उसकी बात खुशी खुशी मान गई। फिर हमारे वारे के न्यारे हो गए थे। मैं और मेरी बेटी बुटीक वाली उस औरत के कपड़े सीने लगी। वो हमें सिलाई के पैसे भी बहुत अच्छे देती थी। वो अपने ड्राइवर को गाड़ी में भेजती और कपड़े मंगवा लेती, लेकिन पैसों का हिसाब खुद आकर करती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन मुझे वो ड्राइवर कुछ ठीक नहीं लगता था। अजीब सा था। जब भी मैं या मेरी बेटी उसे कपड़े देने के लिए बाहर गेट तक जाते, तो वो हमें बड़ी अजीब सी नज़रों से देखने लगता। मुझे उस पर गुस्सा आने लगता था। मैं अक्सर उसे घूर कर देखती तो मुस्कुराने लगता। एक बार जब वो बुटीक की मालकिन हमारे घर आई, तो मैंने उसकी शिकायत लगा दी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी, कहने लगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं उसी के साथ हर जगह आती जाती हूँ, मुझे तो आज तक कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं उसे डांट दूंगी। उसके बाद से तो उस ड्राइवर ने हमें यूं देखना शुरू कर दिया जैसे गुस्से में न जाने हमारे साथ क्या कर देगा। मेरी बेटी 16-17 साल की थी। मैं देखने में अभी भी जवान ही लगती थी। वजह यह थी कि मेरी शादी कम उम्र में ही हुई थी और पति के स्वर्गवास को भी 6 साल बीत चुके थे। मेरी बेटी 10 साल की थी जब मेरे पति कैंसर जैसी घातक बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गए थे। मैंने दूसरी शादी नहीं की। घर मेरा अपना था। मैंने बेटी की खातिर दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि न जाने मेरा दूसरा पति कैसा होता। अक्सर मैंने सौतेले बाप के किस्से सुन रखे थे कि बेटियों के साथ उनका रवैया बड़ा अजीबो गरीब होता है। मैं उन बातों से बहुत डरती और घबराती थी। मेरी बेटी कॉलेज में 11वीं क्लास में पढ़ती थी। घर आती तो मेरे साथ घर के कामों में भी हाथ बटा देती और फिर हम दोनों मिलकर सिलाई करते। हमारे मोहल्लेदार पुराने थे, इसलिए बहुत इज्जत करते थे। अक्सर गली का बूढ़ा चौकीदार हमसे पूछ लेता कि बहन, अगर सौदा सल्फ लाना हो तो बता देना। वो काफी शरीफ आदमी था। अक्सर हम उसे खाना भी दे दिया करते थे। वक्त यूं ही गुजर रहा था कि एक दिन मेरी बेटी जब घर आई तो बहुत डरी हुई सी थी। मैंने पूछा, वधू क्या हुआ है? मेरे पूछने पर वो रोने लगी, कहने लगी, वो ड्राइवर है ना, अपनी गाड़ी में मेरा पीछा कर रहा था। ये सुनकर तो मुझे उस ड्राइवर पर और भी गुस्सा आने लगा। अजीब बदतमीज इंसान था। उसे मसला क्या था? वो होता कौन था मेरी बेटी का पीछा करने वाला? अभी मेरी बेटी को घर आए 15 मिनट ही गुजरे थे कि बाहर दरवाजे पर किसी की आहट हुई। मैंने पूछा, कौन है? तो वही ड्राइवर बाहर खड़ा कहने लगा, मैडम ने कपड़े मंगवाए हैं। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और उस पर बरसने लगी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की उम्र की होगी और तुम उसका पीछा करते हो, उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत मैडम को लगाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो भी गुस्से में आ गया, कहने लगा, तुम्हारी बेटी जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी बेटी का पीछा करने की? बहरहाल मैंने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करके उसे वापस भेज दिया। अगली बार वो ड्राइवर हमारे घर नहीं आया। अब वो मैडम खुद ही आती थी और हमें कपड़े देकर चली जाती थी। मेरी बेटी ने अभी 12वीं क्लास ही पूरी की थी कि उसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। वो लोग हमारी ही कॉलोनी में रहते थे, अच्छे शरीफ लोग थे। मैंने भी रिश्ता तय करने में देर नहीं की थी। जब उस मैडम को ये पता लगा कि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है, तो वो बहुत खुश हुई। कहने लगी, इसका लहंगा मैं बनवा कर दूंगी। उसने वैसे भी हमारी मदद कर दी थी। मेरी बेटी बहुत खुश थी। कॉलेज जाना भी उसने छोड़ दिया था। उसके ससुराल वालों ने मुझसे दहेज की डिमांड भी नहीं की थी। उसकी सास एक बहुत अच्छे मिजाज की औरत थी, बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। मैं साथ साथ बुटीक का काम भी कर रही थी और अपनी बेटी के दहेज के कपड़े भी सी रही थी। शादी को 1 हफ्ता ही रह गया था कि एक रात हम पर कयामत टूट गई। मैं और मेरी बेटी सो रहे थे कि मुझे ये लगा जैसे हमारे कमरे का दरवाजा खुला हो। हम दोनों अकेले ही घर में रहते थे। इस वक्त हमारे कमरे का दरवाजा कौन खोल सकता है? मैं अभी ये सोच ही रही थी कि जब किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे।
वो जो कोई भी था, काले कपड़े पहने हुए था। उसने पहले मुझे बाजू से पकड़ लिया। मैंने पूछा, कौन हो तुम? हमारे घर क्या कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे कमरे में रखी कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन था, मुझे बांध क्यों रहा था। मेरी बेटी अभी तक बेखबर सो रही थी। उस व्यक्ति ने कमरे की लाइट जलाई तो मैंने देखा उसने काले रंग के कपड़े और पूरा चेहरा कपड़े के नकाब से छुपा रखा था कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसने मेरे दोनों हाथ कुर्सी के पीछे करके बांधे हुए थे, मेरे पांव भी बांधे हुए थे, यहाँ तक कि मेरे मुंह पर भी रुमाल बांधा हुआ था। मैं बिल्कुल बेबस कुर्सी पर बैठी हुई थी। कमरे की लाइट जलते ही मेरी बेटी की आंख खुल गई। वो पहले तो उस नकाब पोश व्यक्ति को देखकर घबरा गई और उसके बाद मुझे कुर्सी पर यूं हाथ पांव बंधे देखकर परेशान हो गई थी। मुझे लगा शायद वो कोई चोर है जिसे मालूम हो चुका है कि हमारे घर में शादी है, इसलिए चोरी के इरादे से आया है। लेकिन नहीं, उस व्यक्ति ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, ना ही हमारे घर की अलमारियों की तरफ देखा था। उसकी आंखों में तो कुछ और ही था। उसकी सुर्ख होती आंखें बस मेरी वधू की तरफ थी। वो घबराकर मम्मी कहकर मेरी तरफ बढ़ी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो चीखने चिल्लाने लगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करने लगी कि मेरे हाथ खुल जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो मेरे सामने मेरी बेटी की इज्जत को नोचता रहा। मेरे कानों में मेरी मासूम बच्ची की चीखें गूंजती रही। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई थी। मैंने आंखें बंद कर ली। वो एक घटिया इंसान था, दरिंदा था। वो वक्त एक माँ के लिए जैसे मौत था। मेरी बंद आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरी बच्ची अपनी इज्जत की भीख उस दरिंदे से मांग रही थी, रो रही थी, मुझे बार बार मदद के लिए पुकार रही थी, कह रही थी कि मम्मी मुझे इस दरिंदे से बचा ले, मम्मी मुझे बचा ले। और मैं अपनी बेबसी के हाथों मजबूर थी। मेरे हाथ अगर खुले होते तो मैं शायद उस व्यक्ति का कत्ल कर देती। मेरी बच्ची को बर्बाद करने के बाद वो व्यक्ति वापस चला गया। मैं यूं थी कि जैसे बेजान हो चुकी थी। मेरी बेटी अब भी रो रही थी। फिर खुद को संभालने के बाद उसने मेरी रस्सियों को खोला और मेरे साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। और मैं यूं थी कि जैसे मेरे शरीर में से किसी ने जान ही निकाल दी हो। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि अपनी बेटी को तसल्ली के 2-4 शब्द ही बोल दूं। मुझे तो यूं लगा जैसे मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी हो। मैं बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। मेरी बेटी मेरे साथ लगी सिसकियां भर रही थी, लेकिन मैं बेजान तस्वीर की तरह बिल्कुल चुप थी। मेरे पास कोई शब्द न थे। बाकी की रात हम माँ बेटी की रोते रोते कटी थी। अगले दिन भी मैं बहुत फूट फूट कर रोई थी। 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी थी और हम पर कयामत आकर गुजर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या अपनी बेटी की सास को बुलाकर सच बता दूं? देखने में वो औरत मुझे बहुत भली लगी थी, लेकिन ऐसी बात जानकर वो क्यों मेरी बेटी को अपनी बहू बनाएगी और वो लड़का भी क्यों मेरी बेटी से शादी करेगा? जब मैं ये भी सोचती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहती, ऐसे ही खामोशी से अपनी बेटी को विदा कर देती हूँ, तो मुझे ये फिक्र सताने लगती है, इसका पति तो ये राज जान ही जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वो मेरी बेटी से छुटकारा पाना चाहेगा। सारी दुनिया के सामने मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी। मैं जितना इस बारे में सोचती मेरे दिमाग की नसें खींचने लगती, मेरी आंखों से आंसू जारी होने लगते। मेरा पति अगर जिंदा होता तो ऐसी जुर्रत कोई नहीं कर सकता था। औरत किस कदर मजबूर और बेबस होती है। मेरे दिल से उस व्यक्ति के लिए बद्दुआएं निकल रही थी जिसने मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया था। अब मैं ये सोचने लगी थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अब तक ये बात पर्दे में थी, कोई नहीं जानता था कि हम पर क्या कयामत आकर गुजर चुकी है। शायद ऐसा भी हो जाए कि मेरे दामाद को इस बात का पता ही ना चले, बस खामोशी से ही वक्त गुजर जाए। मेरे दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आने लगा। कभी लगता कि मुझे सब बता देना चाहिए और कभी दिल कहता कि चुप ही कर जाऊं। हो सकता है कि मेरी बेटी का ये राज छुप जाए, लेकिन अगर दामाद को खबर होगी तो फिर क्या होगा? मेरा सर बुरी तरह से फट रहा था। मेरी बेटी अभी भी रोए जा रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि चुप ही रह जाती हूँ। जो नसीब में लिखा होगा वो हो जाएगा। मैं अंदर कमरे में अपनी बेटी के पास चली गई। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो किसी से कुछ ना कहे, बस खामोश रहे। वो मुझसे कहने लगी कि ये सब धोखा है, अगर बाद में सच मालूम हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे शादी ही नहीं करनी। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो जिद ना करे। मैंने अपनी बेटी को मना ही लिया था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल बहुत घबरा रहा था।
आखिरकार वो दिन भी आ गया था जिस दिन मेरी बेटी की बारात आनी थी। वादे के मुताबिक उस बुटीक वाली ने मेरी बेटी की शादी का जोड़ा भेज दिया था। जोड़ा बहुत खूबसूरत था। मेरी बेटी दुल्हन बनी हुई भी मुरझाई सी लग रही थी। खुश भी कैसे हो सकती थी? जो हादसा उस पर गुजर चुका था वो कोई छोटा तो न था। अब भी ये मालूम न था कि आगे क्या होगा। मैं भी तैयार हो गई। मेरे मेहमान थे ही कितने, बस मोहल्ले के कुछ लोग। बारात के आने का वक्त भी हो गया। मेरे घर मेहमान आ चुके थे। कुछ मेरी बेटी की सहेलियां भी आई हुई थी। बस अब बारात का इंतजार था। बारात के आने का वक्त रात 10 बजे का था, लेकिन 10:30 हो चुके थे। बारात का कुछ पता न था। मैंने लड़के की माँ को फोन किया तो वो कहने लगी कि हम सब तैयार हैं, बस मेरा बेटा न जाने कहाँ चला गया है। जैसे ही वो आता है तो हम बारात लेकर आ जाएंगे। मैं परेशान होने लगी थी कि बारात अब तक क्यों नहीं आई। वो लड़का कैसे बारात के वक्त कहीं जा सकता है? रात के 12 बज चुके थे। मेहमान बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि बारात कब आएगी। मैं जब लड़के की माँ से ये सवाल करती तो वो खुद परेशानी से ये कह देती कि न जाने उसका बेटा कहाँ चला गया है, अभी तक वापस नहीं आया। अब तो खाना भी तैयार हो चुका था। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी शादी पर लगा दी थी। खाना भी अच्छा बनवाया था, लेकिन अब रात का 1 बज गया था, मगर दूल्हे का कुछ पता न था। मेरे घर आए मेहमान वापस चले गए। मैं मेहमानों की मिन्नत समाजत करती रही कि अभी रुक जाओ, मेरी बेटी की बारात बस आने ही वाली है। लेकिन वो लोग कहने लगे, लड़के वाले तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मैं रात के 1:30 बजे भागते हुए दूल्हे के घर जा पहुंची। मैंने दरवाजा बजाया तो दरवाजा उस लड़के की माँ ने खोला। उसे आम से घरेलू कपड़ों में देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैंने कहा, आपका बेटा कहाँ है? तो वो खामोशी से नजरें झुकाकर पीछे हट गई। फिर मुझे अंदर आने का रास्ता भी दे दिया। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरा दामाद सामने आंगन में बैठा चाय पी रहा था। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरानगी हुई थी। मेरे घर मेहमान वापस लौट चुके थे। मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी थी और ये लोग कितने आराम से अपने घर में बैठे थे। उन्हें जरा भी किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। मैंने उस औरत से कहा कि आप तो कह रही थी कि आपका बेटा घर पर नहीं है, ना आप मुझे शादी के हिसाब से तैयार लग रही हैं, ना ही आपके घर को देखकर ये लग रहा है कि आपके घर किसी की शादी हो और आपका बेटा भी घर पर मौजूद है। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो घर पर नहीं है? वो तो यहाँ बैठा चाय पी रहा है। मेरी बात का जवाब उस औरत ने नहीं दिया। कहने लगी कि ये सामने बैठा है, जो बात करनी है इसी से कर लो, तुम्हारे सवालों का जवाब इसी के पास है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। वो लड़का ऐसे सुकून से बैठा था जैसे उसे किसी बात का पता तक न हो कि आज उसकी शादी है। मैं उसके सामने गई। मैंने कहा, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने और मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने अगर यही सब करना था तो मेरी बेटी का रिश्ता क्यों मांगा था? वो मुझे देखकर कहने लगा, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी थी, इसलिए तो रिश्ता मांगा था, लेकिन अब वो मेरे काबिल नहीं रही। ये बात सुनकर मेरी रंगत उड़ गई। वो कहने लगा, 8 दिन पहले जो कुछ उसके साथ हुआ वो सब मुझे मालूम हो चुका है। आपकी बेटी का दामन पवित्र नहीं है तो फिर मैं कैसे उसे अपना सकता हूँ? मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान ही रह गई थी। वो क्या कह रहा था? उसे इस बात का पता कैसे हो सकता था? मैंने कहा, तुम कैसे जानते हो? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, ये भी बता दूंगा, लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि मैं अभी जाकर आपकी बेटी से शादी कर लूं तो मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है, बस मेरी बेटी को अपना लो। मैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगी, उसकी मिन्नत समाजत करने लगी। लेकिन जो शर्त उसने मुझे विदाई की बताई थी वो सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। वो कैसे ऐसी शर्त रख सकता था? मैं चुपचाप उसके घर से वापस आ गई। खाना बनाने वाले हलवाई भी मेरे घर के पास खड़े थे। मैंने उन्हें पैसे दिए और कहा कि वो लोग इस खाने को गरीबों में बांट दे। मुझे अब इस खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर पर जो चंद मेहमान मेरी मिन्नत समाजत करने पर रुक गए थे कि शायद मेरी बेटी की बारात आ जाए, वो मुझे देखकर सवाल करने लगे कि लड़के वाले क्यों नहीं आए। मैंने उन्हें वापस भेज दिया और खुद अपनी बेटी के कमरे में आ गई, जो अब अपने कपड़े बदल चुकी थी। शायद वो ये बात जान चुकी थी कि अब उसकी बारात नहीं आएगी। अजीब बात ये थी कि उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, मैं जानती हूँ मेरी बारात नहीं आएगी, क्योंकि मुझे बर्बाद करने वाला वही व्यक्ति था मम्मी। ये सुनकर मैंने बड़ी हैरत से उसे देखा। वो नम आंखों से मुझे बताने लगी। कहने लगी, ये लड़का उसे कॉलेज के रास्ते में रोज मिलता था, बार बार उसका रास्ता रोकता, उसे गुलाब का फूल देने की कोशिश करता,
लेकिन वो उसे नज़रअंदाज ही कर जाती थी। लेकिन एक दिन उस लड़के ने हद ही पार कर दी। बीच रास्ते में मेरी बेटी को उसने पकड़ लिया। मेरी बेटी ने उसके मुंह पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मार डाला और ये कहा कि आइंदा वो उससे दूर ही रहे तो बेहतर है। उस वक्त वहां और भी लोग इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया। उसे इस बात पर बहुत मारा कि उसने किसी लड़की को छेड़ा कैसे। एक तमाशा सा लग गया था। मेरी बेटी वहां से वापस घर आ गई। उस वक्त वो बहुत डरी हुई लग रही थी। जब मैंने उससे उसके डर की वजह पूछी तो उसने कहानी बदलने के लिए मैडम के ड्राइवर का नाम ले दिया, क्योंकि वो गाड़ी और ड्राइवर उसे मेन रोड पर उसी समय नजर आ गए थे। वो जानती थी कि वो यकीनन हमारे घर ही कपड़े लेने आ रहा होगा, इसलिए उसने जल्दबाजी में उसी का नाम ले दिया। वो ड्राइवर तो बेचारा बेकसूर ही था, लेकिन मेरी बेटी बेहद घबरा गई थी, इसलिए उसे जो समझ आया उसने कर दिया। अगले दिन जब वो कॉलेज से वापस आ रही थी तो वही लड़का उसके सामने खड़ा हो गया। मेरी बेटी से कहने लगा कि वो उसे माफ कर दे, आइंदा वो उसे कभी भी तंग नहीं करेगा। बस फिर क्या था, मेरी बेटी ने उसे माफ कर दिया। मेरी बेटी ने भी कह दिया कि उसे माफ किया। उसके बाद वो लड़का कभी मेरी बेटी के सामने नहीं आया। फिर वो एक दिन उसके सामने आया और कहने लगा वो एक अच्छी जॉब करने लगा है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। उसे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये बात भी सच है, वो उसे बहुत मोहब्बत करता है। उससे शादी का ख्वाहिशमंद भी है, इसलिए अपना रिश्ता उसके घर भेजना चाहता था। मेरी बेटी इस बार उसकी बातों में आ गई और उससे कहा कि वो उसका रिश्ता भेज दे। इस तरह से उसका रिश्ता मेरी बेटी से पक्का हो गया। अब वो लड़का वधू से अक्सर फोन पर बातें करने लगा था। उसे कहता तुम्हारी माँ बड़ी यंग है, देखकर लगता ही नहीं कि वो एक जवान बेटी की माँ है। वधू इस बात पर खुश होती थी। उसने मेरी बेटी को खूब ख्वाब दिखाए थे और शादी से एक हफ्ता पहले वही नकाब में चेहरा छुपाए हमारे घर आया था, मेरी बेटी से अपने थप्पड़ का बदला लेने। उसका इरादा शादी का था ही नहीं। बदला पूरा होते ही उसने वधू से बातचीत खत्म कर दी थी। एक हफ्ता उसने वधू से कोई बात नहीं की, लेकिन रात को जब बारात नहीं आ रही थी और मैं उसके घर गई तो उसकी कॉल वधू को आई थी। तब उसने वधू को सारी सच्चाई बता दी कि उसने वधू से अपने थप्पड़ का बदला लिया था। उसकी वजह से उसकी लोगों में बहुत बदनामी हुई थी, इसलिए बारात लेकर वो नहीं आएगा, ताकि वधू की भी बदनामी हो जाए। और जो शर्त उसने मेरे सामने रखी थी मैं वो भी नहीं मान सकती थी। वो कहने लगा कि मैं अपना घर उसके नाम कर दूं तो वो बारात लेकर पहुंच जाएगा, लेकिन मैं वहां से वापस आ गई। सारी हकीकत जानकर मैंने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया, सारी सच्चाई बता दी। पुलिस के 4 डंडे खाने के बाद उसने खुद भी सारी सच्चाई बता दी। उसकी माँ हमारे घर आकर रोने लगी कि मैं उसके बेटे के खिलाफ केस वापस ले लूं, वो अपने बेटे को मेरी बेटी से शादी के लिए राजी कर देगी। लेकिन मैं ऐसे इंसान को कैसे माफ कर सकती थी जिसने मेरे सामने ही मेरी बेटी को बेआबरू किया हो। मैंने उस औरत को साफ इनकार कर दिया। उसके बेटे को सजा हो गई थी। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन फिर से कॉलेज में करवा दिया। मेरी बेटी ने MA कर लिया। वो बुटीक वाली औरत अभी भी हमसे ही काम करवाती थी, वो भी सारी सच्चाई जान चुकी थी। मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई तो वो बुटीक वाली मेरे घर पर आई और कहने लगी कि उसे मेरी बेटी वधू अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है। मैंने कहा आप मेरी बेटी की सच्चाई जानती हैं। वो कहने लगी कि इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, इसलिए उसे शादी पर कोई एतराज नहीं है। मेरी बेटी की शादी उस बुटीक वाली औरत के बेटे से हो गई। वो अपने घर में बहुत खुश है। वो अपनी सास के साथ मिलकर पूरी बुटीक चला रही है। उसके पति ने उससे माजी के हवाले से न कभी कोई सवाल किया और न कभी कुछ कुरेदना चाहा। जहां बुरे लोग दुनिया में हैं वहां अच्छे भी होते हैं। बस हमें जुल्म होता देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। अगर मैं उस वक्त उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई न करवाती तो शायद आज भी वो हमें ब्लैकमेल ही करता रहता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।